मिडवाइफरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये यूनिट 5 है। यूनिट का नाम है स्टेज ऑफ लेबर। पहले समझो लेबर होता क्या है। प्रसव एक प्रक्रिया है जिसमें शिशु स्वयं जन्म लेता है और यह प्रक्रिया योनि से होकर होती है, तो यह लेबर कहलाती है। आगे समझेंगे डिलीवरी। जब गर्भाशय से भ्रूण योनि से होकर बाहर आ जाते हैं तो यह डिलीवरी कहलाता है। यह स्वतः भी हो सकता है एवं प्रेरित या ऑपरेशन से भी हो सकता है डिलीवरी का। आगे क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य प्रसव को क्या कहते हैं? एक्टोसिया। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। असामान्य प्रसव को क्या कहते हैं? डिस्टोसिया। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। प्रसव की प्रथम अवस्था प्रसव पीड़ा होने के साथ प्रारंभ होती है एवं किस पर समाप्त होते हैं? तो फुल सर्वाइकल डायलेशन पर। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रसव की प्रथम अवस्था की औसत अवधि कितनी होती है? तो प्राइमरी पैरा में 12 घंटे और मल्टी पैरा में 6 घंटे। प्राइमरी पैरा कहते हैं जो पहली बार बच्चे को जन्म देते हैं, और मल्टी पैरा जो एक से अधिक बार बच्चे को जन्म दे चुके हैं तो उसे मल्टी पैरा कहते हैं। तो आगे देखेंगे। प्रसव की द्वितीय अवस्था किससे प्रारंभ होकर किस पर समाप्त होती है? तो सर्वाइकल डायलेशन शुरू होता है और शिशु जन्म पर समाप्त होता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्लेसेंटा के निष्कासन की 1 घंटे की अवधि क्या कहलाती है? तो 4th स्टेज ऑफ लेबर। क्वेश्चन आगे देखेंगे। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में शिशु के प्रसूति भाग का वास्तविक पेल्विस में खिसकना क्या कहलाता है? लाइटनिंग या वेलकम साइन। आगे देखेंगे। गर्भाशय ग्रीवा के अंतः द्वार इंटरनल ओएस से नीचे स्थित एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो फोर वाटर कहते हैं, अर्गजल। क्वेश्चन आगे देखेंगे। गर्भाशय ग्रीवा के अंतः द्वार इंटरनल ओएस से नीचे स्थित एमनियोटिक फ्लूइड फीटस के पीछे स्थित एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो हिंड वाटर, पशुजल। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्लेसेंटा का पृथक्करण से प्रारंभ होना क्या कहलाता है? तो सुलज पृथक्करण। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रसव के दौरान होने वाले घटनाओं का अवधि के सापेक्ष ग्राफीय निरूपण क्या कहलाते हैं? तो पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ होता है इसमें ग्राफ बनता है जिसमें कितना कॉन्ट्रैक्शन है वो दर्शाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्लेसेंटा का पृथक्करण किनारे से प्रारंभ होता है, क्या कहते हैं? तो मैथ्यू डेकन पृथक्करण विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रसव प्रक्रिया के दौरान गर्दन एवं कंधे का सिर के घूर्णन की दिशा में हल्का घूमना क्या कहलाता है? तो टॉर्जन ऑफ द नेक कहलाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रसव की द्वितीय अवस्था को 2 अवस्था में विभाजित किया गया है। पहला है प्रेरक प्रवस्था, प्रपल्सिव फेज एवं निष्कासन, एक्सपल्सिव फेज। क्वेश्चन आगे देखेंगे। जो स्त्री जिसने प्रथम शिशु को जन्म दिया है क्या कहलाते हैं? तो प्राइमरी पैरा कहलाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे।
जो स्त्री कभी जीवित शिशु को कभी भी जीवित शिशु को जन्म नहीं दिया है उसे क्या कहते हैं, तो नलीपैरा कहते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। आंतरिक घूर्णन के पश्चात फीटल हेड का पेल्विक आउटलेट के बाहर आना क्या कहलाता है? क्राउनिंग ऑफ हेड कहलाता है। इसमें फीटल का सर पहले दिखता है तो इसे क्राउनिंग ऑफ हेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। शिशु का जन्म किस सिद्धांत द्वारा होता है? तो कपल फोर्स के द्वारा। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रसव की तृतीय अवस्था की औसत अवधि कितनी होती है? तो 15 मिनट होते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन आगे देखेंगे। एज ऑफ वाइबिलिटी कितनी होती है? तो 28 सप्ताह होती है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन आगे देखेंगे। शिशु के सिर का अधिकतम व्यास का पेल्विस का इनलेट में आ जाना क्या कहलाता है? एंगेजमेंट कहलाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। डेसिडुआ का प्लेसेंटा से पृथक होना क्या कहलाता है? तो लाइटनिंग कहलाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रसव की क्रिया विधि का प्रथम चरण है डिसेंट। क्वेश्चन आगे देखेंगे। गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तारण कितना होता है? तो ये 10 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन रिलैक्सिन का कार्य है सैक्रोइलियक संधि को ढीला करना। प्रसव पीड़ा आरंभ होने के साथ आरंभ होने वाली अवस्था है लेटेंट फेज है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। वह स्त्री जिसने हाल ही में शिशु को जन्म दिया क्या कहलाती है? ये प्यूरीपेरा कहलाते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। लैटनिंग किसे कहते हैं? तो प्रेजेंटिंग पार्ट का पेल्विक में खिसकना। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्लेसेंटा निष्कासन की कृत्रिम विधि कौन कौन है? तो फंडल प्रेशर, कंट्रोल्ड कोड, ट्रैक्शन। क्वेश्चन आगे देखेंगे। कौन सा पीपीएच नियंत्रण का उपाय नहीं है? पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। डिलीवरी के बाद जो है हेमरेज होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है तो पोस्टपार्टम हेमरेज कराता है। ये फंडल प्रेशर उपाय नहीं है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। कौन कौन से पीपीएच नियंत्रण का उपाय है? तो यूटेराइन पैकिंग, यूटेराइन मैसेज। क्वेश्चन आगे देखेंगे। अपगार स्कोर कब करना चाहिए? तो 1 से 5 मिनट के अंदर, जन्म के तुरंत बाद। क्वेश्चन आगे देखेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग कितनी दूरी पर की जाती है? तो 2.5 से 5 सेंटीमीटर के बीच से की जाती है।
अब क्वेश्चन आगे देखेंगे। अफगार स्कोर की खोज किसने और कब किया था? तो डॉक्टर वर्जिन अफगार ने 1952 में किया था। अफगार स्कोर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए से एप्रियंस, पी से पल्स, जी से जर्मिस, ए से एक्टिविटी, आर से रिस्पिरेशन। इसका टोटल 10 स्कोर होता है, जिसमें 0 से 3 स्कोर मिलता है तो सीवियर डिस्ट्रेस को इंगित करता है। 4 से 6 मिलता है तो मिड मॉडरेट डिस्ट्रेस, और 7 से 10 रहता है तो नो डिस्ट्रेस, यानी बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में आगे देखेंगे। शिशु के जन्म पर उसकी गर्भायु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यू बोल्ट स्केल के द्वारा। क्वेश्चन आगे देखेंगे। शिशु की पश्च ग्रसनी का सक्शन करने या किसी ट्यूब द्वारा करने पर उसे उबकाई आने लगती है। इस अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैप रिफ्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। वे रिफ्लेक्स जो कि तंत्रिका तंत्र के परिपक्व होने के साथ कुछ सप्ताह या महीनों में विलुप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमिटिव रिफ्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। नवजात शिशु के शरीर में ऊष्मा की हानि किसके द्वारा होती है? तो उत्पादन या चालन या संवहन एवं विकिरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। किसी लिम्ब का शरीर की मध्य रेखा से दूरी गमन क्या कहलाता है? तो एबडक्शन कहलाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। ब्रह्मा उत्तेजना के प्रति शरीर की स्वतः प्रतिक्रिया क्या कहते हैं? तो रिफ्लेक्स कहते हैं। आगे देखेंगे। शिशु का जन्म के समय वजन 1500 से 2000 ग्राम के बीच होने पर उसे कौन सी देखभाल दी जाती है? तो लेवल 2। क्वेश्चन आगे देखेंगे। शिशु की नाक के ब्रिज पर थपथपाने पर उसकी आंखें सख्त से बंद हो जाती है। उक्त स्वतः प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लेबुलर रिफ्लेक्स कहलाता है। क्वेश्चन लास्ट है। ये न्यू ब्लडर स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आकलन हेतु किया जाता है? तो क्रोनोलॉजिकल एज के लिए। आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।